जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग जो है मिशन 90% सीरीज में डे 2 में आ चुके हैं, जहां पे हम लोग आज जो है सेकंड चैप्टर पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का। क्या है दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी ही बता रहा है चैप्टर का नाम। 1950 से 1990 तक क्या सिलसिला रहा। तो दोस्तों वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? तो देखो, इट इज डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट बाय विच द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व। लास्ट ईयर 11th में हम लोग सब पढ़ के आए कि इकोनॉमी जो है वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है स्कैरसिटी के बाद हम लोग पढ़े थे। तो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी का? बताओ क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये तीन सबसे मेजर प्रॉब्लम होते हैं जो कि यहाँ पे लिखे भी हैं। तो सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, सबसे पहला क्या चॉइस करना है, प्लस क्वांटिटी कितना बनाना है, ये चीज होता है इसमें। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस के बाद क्या है कि हम लोग कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस लेबर इंटेंसिव रहेगा कि वो कैपिटल इंटेंसिव रहेगा। इसके बाद दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मतलब कि रिच के लिए बनाना है कि पुअर के लिए बनाना है, इसका इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहने वाला है, ये इकोनॉमिक सिस्टम में बताता है। हमारे तीन प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो तीन प्रकार के जो है इकोनॉमिक सिस्टम के टाइप्स होते हैं। क्या क्या नाम होता है दोस्तों? सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट जैसे कि यूएसए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना। और सोशलिस्ट की बात करें तो चाइना, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, ये सब क्या है, मतलब गवर्नमेंट सब चीज संभालती है, सोशलिस्ट हो जाता है। मिक्स्ड मतलब कि अपन इंडिया। ये दो इंडियन इकोनॉमी जो चलता है दोस्तों वो मिक्स्ड इकोनॉमी से चलता है। हम लोग देखते हैं एक एक करके पूरा कंप्लीट करेंगे। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है सर? सोशलिस्ट इकोनॉमी जैसे कि अपना क्यूबा इसका एग्जाम्पल है, और नॉर्थ कोरिया, चाइना, जहाँ पे जो है डिक्टेटरशिप चलता है, ये सब इनका जो है एग्जाम्पल है। यहाँ पे होता क्या है, पूरा का पूरा सिस्टम जो है कौन का कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। मतलब प्राइस कितना, गुड्स कितने बनाने हैं, कौन सा नहीं बनाना है, ये सब चीज पूरा डिसाइड कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, है ना, जो कि क्या है, ब्यूरोक्रेटिक और रेड टेपिज्म। तो दोस्तों ये क्या होता है? नॉर्थ कोरिया आप लोग जानते हो, ये इसका एग्जाम्पल है जहां पे सिर्फ शासन जो है डिक्टेटरशिप का चलता है। ये ड्रॉबैक्स है इसके। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो यूएसए हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जहां पे हर चीज कंट्रोल होता है डिमांड और सप्लाई से, मार्केट फोर्सेस से। किससे? मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई से। गुड्स कौन से बनाने हैं तो वो डिमांड जिसका रहेगा वही गुड्स बनेगा। ये होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें सब चीज किसका कंट्रोल होता है? प्राइवेट सेक्टर वालों का। गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेयर नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या एग्जांपल है? नॉर्थ अमेरिका, जापान, ये सब चीजें हैं। फिर इसके बाद आ जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का कंट्रोल होता है, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया में सर क्या चलता है तीनों में से? तो इंडिया फॉलो करता है मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब जो है वो डिसाइड किए थे कि मिक्स्ड इकोनॉमी चलाना है। तो सरकार जो है रेलवे चला रही है, और बैंकों में देखोगे तो सरकारी बैंक भी है और जो है इसके साथ ही साथ प्राइवेट बैंक भी होते हैं। ये होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग में आ जाते हैं। तो अब कुछ प्लान करते हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग तो अच्छे से प्लान किए हुए हैं, डेली एक एक लेक्चर आएगा, तो बिल्कुल ये पहला लेक्चर आज के दिन का आ चुका है। तो अच्छे से करना। क्या प्लानिंग थोड़ा बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। ये चैप्टर यहाँ से पढ़ने के बाद आपको बुक से एक बार गो थ्रू करना है, और जितने भी पीछे में एमसीक्यू हैं वो सब खत्म कर देना है, और पूरे ऑब्जेक्टिव्स खत्म कर दोगे तो पता चलेगा कि ओवरऑल क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहीं पे आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे। जब आप क्वेश्चंस को देखे हुए रहोगे तो एग्जाम में बहुत ईजी हो जाएगा हर चीज। ठीक है, तब तो हम लोग आगे जाके सैंपल पेपर सॉल्व कर पाएंगे। बेसिक क्वेश्चन हमको आने चाहिए। ठीक है, प्लानिंग कर लिया हम लोग। तो अब इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी क्या करेगा बताओ? कुछ प्लान बनाएगा। सेंट्रल अथॉरिटी क्या करेगा? अपने कंट्री के लिए कुछ गोल्स बनाने वाला है, जो कि स्पेसिफाइड पीरियड में कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। इसी को बोलते हैं क्या? प्लानिंग। कौन सा प्लानिंग? इकोनॉमिक प्लानिंग। दोस्तों कब कब चालू हुआ इकोनॉमिक प्लानिंग? जो है हमारे देश में इकोनॉमिक कमीशन आया, जवाहरलाल नेहरू जी 1950 में जो है इसको चालू किए, और उन्होंने एक नया चीज बना दिया। क्या बना दिया? 5 ईयर प्लान बना दिया। 5 ईयर 5 ईयर प्लान क्या होता है?
तो इंडिया जो चलेगा ना वो 5 ईयर के हिसाब से चलेगा, हर 5-5 साल में प्लानिंग जो है बदलते जाएगा। तो इंडिया ने लॉन्च किया 5 ईयर प्लान एंड केम पॉपुलरली, क्या नाम से चला ये, 5 ईयर प्लान नाम से चला। 5 ईयर प्लान का गोल क्या है, तो 4 गोल हैं, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। याद कर लो, चलो 5 ईयर प्लान के गोल याद होने चाहिए आप लोगों को। ग्रोथ मतलब क्या होता है, ग्रोथ मतलब कि जीडीपी बढ़ जाना, ग्रोथ मतलब कि प्रोडक्शन की कैपेसिटी हमारी बढ़ जाना। मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या है, नए टेक्नोलॉजी हमारे देश में आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए, एआई जैसी चीज हमारे देश में आनी चाहिए। सोशल आउटलुक, जेंडर इक्वलिटी और ये सब चीज भी जो है हमारा आउटलुक बदलना चाहिए, नजरिया बदलना चाहिए। सेल्फ रिलायंस मतलब कि हम लोग को जो है अब चाइना और दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, हमको अपने प्रोडक्ट खुद से बनाने हैं, यही क्या कहलाता है दोस्तों, सेल्फ रिलायंस। इक्विटी क्या है सर, इक्विटी फोकस ऑन इंश्योरिंग द बेसिक नीड्स आर मेट। तो हर किसी को जो है क्या बोलेंगे, एजुकेशन और हेल्थ जो है मिलना चाहिए, और इनइक्वालिटी जो हमारे देश में है वो खत्म होना चाहिए। तो 4 जो है 5 ईयर गोल जो है हमारे हैं, देख लो क्या क्या है बताओ, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी। 4 गोल्स क्या है दोस्तों, याद हो जाना चाहिए आप लोगों को, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अब यहाँ से नया चीज चालू हो चुका है एग्रीकल्चर। लास्ट चैप्टर में हम लोग देखे कि एग्रीकल्चर जो है बहुत ही हालत गंभीर है, स्टैग्नेंट हो चुका है, आगे बढ़ रहा नहीं है, बैकवर्ड है, और लैंड सेटलमेंट सिस्टम चलता है जिसमें कि लगान वसूला जाता है, वहाँ पे जमींदार होता है, ये सब चीज़ें चल रही है। तो ये बुक में भी आप लोग को लिखा मिलेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या क्या फेस हो रही है हमारे एग्रीकल्चर की, प्रोडक्टिविटी लो है। क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ ना, पूरा जो है खेती बाड़ी जो है हमारा वो पाकिस्तान में चला गया। तो वहीं से मेजर सोर्स जो आते थे, फूड क्रॉप्स आते थे, कहाँ से, वो पाकिस्तान वाला सिंध एरिया से आता था। ठीक है, तो वो चले गया उस तरफ, तो हमारा प्रोडक्टिविटी कम हो गया, और जो है हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ा यूएसए से। तो इसके बाद आता है डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या है सर, तो आप ना जहाँ पे एक लैंड में, एक जमीन में जरूरत है सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों की, वहाँ पे 25-30 लोग काम कर रहे हैं जानबूझ के जो है, तो इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा। जब जरूरत से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो उसको बोला जाता है डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, सही बात है, हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम किस पे डिपेंडेंट है, रेनफॉल पे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब क्या होता है, सिर्फ ना हमारे फार्मर्स जो है अपने लिए ही उगाते, अपने लिए ही फार्मिंग करते हैं, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, सरप्लस नहीं उगा रहे हैं जो कि बेचा जा सकता है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग, पुराने जमाने का आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, आबादी बढ़ चुकी है, हर एक फैमिली में मेंबर बढ़ चुके हैं, वो जो बड़े बड़े जमीन थे एकड़ों में वो टूटते जा रहे हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होते जा रहे हैं। और लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट, तो जो जमीनों के मालिक हैं उन लोग के यहाँ जो काम करने आते हैं किसान, उन लोग के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो ये अलग अलग प्रकार के एग्रीकल्चर के जो है हमारे प्रॉब्लम्स रहे। अब आ जाते हैं हम लोग एग्रीकल्चर रिफॉर्म में। तो 2 प्रकार के रिफॉर्म किए गए, लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो पहले हम लोग लैंड रिफॉर्म कवर कर लेते हैं। क्या है सर इसमें, ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स। क्या क्या हुआ एग्रीकल्चर में, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, तो जो बीच में दलाल लोग थे उन लोग को जो है हटाया गया। ठीक है, इंटरमीडियरीज मतलब मिडिल मैन होते हैं, इन लोग को हटा दिया गया। रेगुलेशन ऑफ रेंट फिक्स कर दिया गया। अगर आप लोगों के यहाँ कोई जमीन में अगर कुछ टेनेंट काम करने आ रहे, टीलर्स जो बोलते हैं हम लोग, उनके जो है रेंट फिक्स कर दिया। लैंड सीलिंग, इसका मतलब एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर जो भी नंबर्स है उससे ज़्यादा जमीन रख नहीं सकता, उसकी एक लिमिट सेट कर दिए, लैंड सीलिंग बोला गया उसको, है ना। क्योंकि बहुत सारे रईस लोगों के पास बहुत सारी जमीन होती थी, तो उनके जमीन जो ले जाके गरीबों के पास जिनके पास जमीन नहीं थी उनको दे दिया गया। ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग को बांटा गया। इसके बाद जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक फार्मिंग में कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आएगा, मतलब सब लोग मिलके काम नहीं करेंगे तो मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, बार्गेनिंग पावर नहीं बढ़ पाएगा। तो कॉर्पोरेटिव फार्मिंग जो है उस समय हम लोग ने बढ़ावा दिया लैंड रिफॉर्म में। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इट मींस अ सडन इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन अचीवमेंट। देखो क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे देश में आया, है ना, और इसमें क्या बनाया गया, HYV सीड्स। ये क्या होता है, हाई यील्डिंग सीड्स, जिसमें कि हमारा जो है कैश क्रॉप का जो टाइमिंग है, उगने का जो टाइमिंग है वो जो है कम हो गया। वो अगर मान लो 1 साल में उगता था तो अब वो 6 महीने में ही हमारे फसल हो जाते हैं। किसके द्वारा हुआ ये, HYV सीड्स लगे। इसमें दिक्कत क्या थी HYV सीड्स में, तो इसमें ये थी कि पेस्टिसाइड्स जो हैं बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाते थे और इसको प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम चाहिए था, पानी चाहिए था। तो जिस स्टेट में ये अवेलेबल था वहाँ पे ये चालू होते गया। पहले स्टार्टिंग में देखो 60 और 70 के फीस में फर्स्ट स्टेज था, उसके बाद 70 से 80, और ये मेनली कौन से प्रोडक्ट में आए, वीट और राइस में आए। ठीक है, हाँ,
इसके बाद अचीवमेंट क्या क्या रहा बताओ। तो इसी के चक्कर में हमारा जो है इंक्रीज हो गया क्रॉप प्रोडक्टिविटी और सब्सटेंशियल इंक्रीज, मतलब कि हम लोग जो है अब सरप्लस कमाने लगे, किसान लोग जो है पैसा कमाने लगे, है ना, अपने घर पे जो जितना लगने वाला है उससे ज़्यादा। शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंट फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। देखो अब अगर मान लो हम लोग 100 किलो खा लेते हैं महीने में, तो हम लोग अब 200 किलो उगा रहे हैं, तो 100 किलो को एक्स्ट्रा जो उग रहा है उसको बेच पाएंगे। तो इससे क्या पैदा हो गया, कमर्शियल फार्मिंग। फेलियर क्या रहा, कन्फाइंड टू फूड क्रॉप्स, तो 2-3 क्रॉप्स पे ही ये लिमिट रहा, वीट और राइस, ये सब में लिमिटेड कवरेज इसका ज़्यादा नहीं था। इनइक्वालिटी अमॉन्ग द फार्मर्स, इससे इनइक्वालिटी कैसे आ गई सर, तो जो रईस फार्मर थे उन्होंने खरीद लिया HYV सीड्स, महंगे थे ये, है ना, और गरीब आदमी बेचारा नहीं खरीद पाया, तो वो अमीर आदमी और अमीर हो गया, इनइक्वालिटी आ गया। अनडिजायरेबल सोशल इफेक्ट, इसके कारण समाज में जो है बहुत दिक्कतें पैदा हुई है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एग्रीकल्चर पूरा लैंड रिफॉर्म, और हम लोग कवर किए ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो आपको पता ही है, लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए, इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तो डिसेंट्रलाइज कर लिया, सॉरी डिसेंट्रलाइज बोलता हूँ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया गया था दोस्तों। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बताते हैं क्या दिक्कत आया उस समय। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी जितनी थी हमारी वो क्या हो गया था, अंडर यूटिलाइज हो गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा हम लोग कर सकते थे लेकिन बहुत कम कर पा रहे थे, अच्छे से यूज नहीं हो पा रहा था। एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, उस वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास रोड और रेलवे और ये सब चीज़ उतनी फैसिलिटी नहीं थी। हाई कॉस्ट इंडस्ट्री, हमारे पास क्या था, हर चीज़ का पैसा जो है उस पर ज़्यादा लग रहा था, है ना, और क्या है, इनएडुकेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फैक्ट्री ही जब आगे बहुत सारी नहीं लग पा रही थी तो क्या दिक्कत आ रहा था दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेशन होगा, लोगों को काम कैसे मिलेगा, सेक्टरल और रीजनल इम्बैलेंसेस। ऑब्वियस सी बात है, कुछ बड़े बड़े शहरों में जो है बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारे इंडस्ट्री लग गए, लेकिन गाँव में जैसे कि पिछड़े वर्ग के गाँव में नहीं लग पाए। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे से काम उस समय नहीं करी, परफॉर्मेंस उनका अच्छा नहीं रहा। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे आता है नया चीज क्या, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। क्या था सर ये, तो अंडर IRR 1956 द प्राइवेट सेक्टर वाज केप्ट अंडर द स्टेट कंट्रोल। देखो यहाँ पे जो है ना, स्टेट के कंट्रोल दे दिया गया और लाइसेंस सिस्टम लेके आ गया है ना, लाइसेंस सिस्टम लेके आए। नो न्यू इंडस्ट्री, नया इंडस्ट्री कब बनेगा, जब लाइसेंस उसको मिलेगा। यहाँ पे लाइसेंस के चक्कर में जो है बहुत सारी दिक्कतें रह जाती है। अगर मान लो नई फैक्ट्री का ब्रांच नया डालना है तो क्या चाहिए आपको, लाइसेंस चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये क्या होता है सर, पब्लिक सेक्टर मतलब कि गवर्नमेंट जो भी काम करती है उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो बताओ उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है सर सोशल वेलफेयर, समाज के लिए कुछ सरकार काम करना चाहती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अटेन कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। तो अपने मोदी जी जो है हमारी सरकार में जो है वो क्या करना चाहेंगे बताओ, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहेंगे। टू प्रोवाइड कमर्शियल सरप्लस टू फाइनेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कमर्शियल सरप्लस होना चाहिए ताकि फाइनेंस जो है हमारा इकोनॉमी, मतलब पैसा जो है हमारा डेवलप हो पाए, हमारा इकोनॉमी डेवलप हो पाए। कमर्शियल अगर नहीं होगा, मतलब खरीदी बिक्री हम लोग नहीं करेंगे और पैसा नहीं कमाएंगे तो कुछ इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाएगा। टू प्रमोट अ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो सरकार क्या चाहती है कि हमारा इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा डेवलप करे और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डेवलप हो जाए। ठीक है, टू इंश्योर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट एंड डिस्पेरल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बैलेंस रीजनल मतलब कि गांव का भी विकास होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है टू रिड्यूस शार्प डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम एंड प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स। तो कुछ मतलब कि बहुत रईस लोग हो चुके हैं, 2-4 लोग ही देश चलाते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए बेटा, चाहती थी सरकार लेकिन वैसा ही हो रहा है। इनकम डिस्पैरिटीज है हमारे देश में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्या रोल है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे शहरों में इंडस्ट्रीज रहेगी तभी लोगों को काम मिलेगा। देख लेते हैं लिखा क्या SSI के बारे में। इज डिफाइंड विद द रेफरेंस ऑफ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इन द एसेट्स ऑफ अ यूनिट एंड दिस लिमिट हैज चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो SSI कैसे होता है, जैसे कि अभी 1 करोड़ रुपए की जो कंपनी है वो मान लो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आती है तो लिमिट असाइन कर दिया जाता है, अभी 25 करोड़ तक के स्मॉल स्केल में आती है। ठीक है, तो प्रेजेंटली अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डिफाइंड एज वन हु इन्वेस्टमेंट इन अ प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, या सॉरी
यहाँ पे 1 करोड़ लिखा है तो हम लोग भी 1 करोड़ ही याद रखेंगे। तो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो स्मॉल स्केल में आ गया, तो हमारा तो 1 करोड़ भी नहीं है, तो हम लोग कौन सी इंडस्ट्री है सर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल क्या है, लेबर इंटेंसिव। स्मॉल स्केल्स जो है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करते हैं, वहाँ लेबर आते हैं काम करने, वहाँ पे रोबोट्स नहीं रहते हैं। ठीक है, लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, यहाँ पैसा भी क्या रखता है, कम लगता है, छोटी कंपनी है। ऐसा साइज और लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, मतलब कि ये गांव में भी जो है खोल सकते हैं लोग, तो गांव का विकास हो जाएगा तो हमारे देश का भी विकास होगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत जरूरी है। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं, है ना। एम्प्लॉयमेंट कैपिटल रेशियो को फेवरेबल पे लेके आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कई खुद भी बिजनेसमैन बन रहे हैं ना, बिजनेसमैन बनते हैं यहाँ पे एसएसआई के कारण। प्रमोट एक्सपोर्ट भी कर देते हैं छोटे मोटे व्यापारी आजकल। और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मेनली तो गांव में और छोटे छोटे जो है हैंडीक्राफ्ट ही होते हैं इंडस्ट्रीज। फुलफिल द नीड्स ऑफ मीडियम एंड लार्ज स्केल। अच्छा, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को जो चाहिए होता है ना, वो कहाँ पे बनता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। आप लोगों को पता नहीं होगा, जैसे कोई गाड़ी बन रही है तो उसके टायर जो है स्मॉल स्केल वाला बना रहा है, गाड़ी बस बड़ी कंपनी में असेंबल होती है। तो इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशियो एट पार विथ लार्ज इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशियो क्या हो रहा है, पार पे आ रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या रहा फॉरेन ट्रेड में, फॉरेन ट्रेड मतलब समझते हो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट बहुत सारा बैन था यार इस समय, है ना। हम लोग कब की बात कर रहे हैं, 50 से 90 तक बहुत सारे इंपोर्ट बैन थे, बाहर के प्रोडक्ट यहाँ आ नहीं सकते थे और यहाँ के प्रोडक्ट भी बहुत सारे नहीं जाते थे। वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा क्या था, कम था, है ना। कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड भी क्या था, कंपोजिशन मतलब कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे जो कंपोजिशन रहा वो बिल्कुल भी नहीं था। डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये भी हमको पता नहीं था, फॉरेन ट्रेड को कोई डायरेक्ट कर रहा ही नहीं था, उस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था। कहाँ था पूरा ध्यान, कहाँ पे था, एक्सपोर्ट प्रमोशन पे जो है अप टू 1991 जो है कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। फॉलोज एन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड, क्या था हमारा, इनवर्ड लुकिंग, मतलब कि हमारे देश में जो बन रहा है उसी पे ही ध्यान देते थे, फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ध्यान नहीं देते थे। उसके बाद लेकिन हम लोग जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन किया गया और इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन खोजा गया, मतलब जो बाहर से चीजें आ रही है उसको अब हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं हम लोग। और एक्सपोर्ट प्रमोशन मतलब अब बेचेंगे बाहर। ठीक है, तो क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्या है, प्रमोशन ऑफ जीडीपी। ये क्या सर, तो हमारा जो है ओवरऑल क्या हुआ, जीडीपी हमारा डेवलप किया। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम वेल डाइवर्सिफाइड, तो बहुत सारे आज जो है एग्रीकल्चर जो हो गया, स्टील हो गया, बहुत सारे मतलब आज हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेवलप कर चुके हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी अच्छा खासा क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, फॉरेन कंपटीशन से हम लोग को क्या, इंडस्ट्री अगर हम लोग का स्टार्टिंग में डेवलप नहीं रहता तो फॉरेन से आज जो हम लोग कंपटीशन कर पा रहे हैं कर नहीं पाते। लाइसेंस पॉलिसी को डिसॉल्व किया गया, बंद कर दिया गया। और पब्लिक सेक्टर जो है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये लेक्चर जो है यहाँ पे समाप्त हो रहा है। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्तों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए, कमेंट जरूर करिए। और जो है दोस्तों आप लोग जो है इसका चैप्टर अभी के अभी रीड करो और इसके एमसीक्यूज बनाओ और इस चैप्टर को खत्म करो। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।